मैं नंदनी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ और आज आपके बीच लेकर के आया हूँ अपने द्वारा लिखी एक छोटी कहानी समझौता। पूरा कमरा शांत था, मानो दीवारों को भी अब बोलना गवारा नहीं हो रहा था। घड़ी की सुई एक थी जो रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी के दुख से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो अपने ही धुन में चली जा रही थी। पूरे कमरे में केवल एक ही धुन थी, टक 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 टक। सर्दी का ये मौसम बाहर मानो सबको गलाने में लगा था। हर व्यक्ति आग के सामने बैठकर इस सर्दी का विरोध कर रहा था, किंतु एक मैं थी जो इस जनवरी के महीने में भी अंदर से तप रही थी। ये तपन किसकी नहीं पता, जो खो दिया उसे ना पाने की तपन, या जो मिला है उसे ना स्वीकार करने की तपन। और कुछ तो था जो मुझे भीतर ही भीतर जलाया जा रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़े उस निर्जन बेड पर बैठी थी और कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। अब आपको लगेगा कि कोई सोचने की कोशिश कैसे कर सकता है, पर मैं कर रही थी। पता है, जब व्यक्ति का पैर दो नाव पर हो ना, तो वो सोचने की कोशिश ही कर सकता है। मैं शायद इसी स्थिति में थी। पता नहीं क्यों अतीत में जाने का मन कर रहा था, पर भविष्य में जाने से डर लग रहा था। अब तो हमारा साथी बस वो 4 दीवारें, एक घड़ी, एक कुर्सी और निर्जन बेड था। पर मैं ऐसी नहीं थी। मैं तो दीवारों को भी बोलने पर मजबूर कर देने वाली लड़की थी। पर क्या करें, सारा दोष इस लड़की शब्द में ही है। लड़की देखने और पढ़ने में ये जितना आसान है ना, जिसके लिए संबोधित होता है उसका जीवन उससे कहीं ज़्यादा कठिन होता है। एक स्त्री होना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, पर एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्त्री होना मानो महापाप। इस मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी विडंबना है। यहां पर लोग कृष्ण को पूजते तो हैं, रुक्मिणी के साथ नहीं, राधा के साथ। लेकिन खुद के घर की राधा यदि किसी मोहन को प्यार से देखने की गलती भी कर देना, तो वो गौ हत्या से भी बड़ा पाप माना जाता है। पर मैंने तो वो पाप कर दिया था, प्रेम करने का पाप। समाज को ये पाप लगता होगा, पर मुझे नहीं लगता। प्रेम करना मेरी गलती नहीं थी। अगर गलती थी तो इस मध्यम वर्गीय समाज में पैदा होना, जहां आपके जीवन का फैसला ये दो मुहा समाज करता है, और इसमें उसके साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा रहता है आपका परिवार। वह परिवार जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अब वही परिवार आपको चुप रहना और रुकने के लिए कहता है। पर वो भी क्या करे। बाप अपने मूंछों और माँ अपने आंचल को संभालते संभालते उम्र के उस पड़ाव पर जा पहुंचे हैं जहां उनका हृदय इतना मजबूत नहीं कि वो समाज के कड़वे और कठोर शब्दों को सहन कर सकें। अंततः इस लड़की शब्द ने मुझे यहाँ इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, और माँ और बाबूजी ने मुझे आखिरी बार समझाने का फैसला किया। कमरे के दरवाजे से खटखट की ध्वनि निकलती है और पूरे शांत कमरे में गूंजने लगती है। मेरा मन जितनी दूर सफर तय कर पाया था, वहीं से एक झटके में वापस यथास्थिति में आ जाता है। बेटा प्रिया, प्रिया, बेटा प्रिया, दरवाजा खोलो। शायद ये मेरे माँ और पिताजी की आवाज़ थी। मैंने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया और अगले 10 सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोली, जैसे मेरे कानों को कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। फिर से आवाज़ आई,
प्रिया, प्रिया बेटा दरवाज़ा खोलो, बेटा प्रिया। फिर मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटते हुए भारी मन से उठकर दरवाज़ा खोली और पुनः अपने यथास्थान पर आकर बैठ गई। और अब दौर शुरू हुआ मुझे समाज और माँ बाप की इज्जत का पाठ पढ़ाने का। अगले 1 घंटे तक माँ और बाबूजी ने मुझे समाज और लोकलाज के बारे में जो भी बताया या समझाया, लग रहा था वो उस पर पीएचडी करके आए हैं और मुझे करने की सलाह दे रहे हैं। कुछ देर बाबूजी बोलते और शायद जब वो थक जाते तो माँ शुरू हो जाती। दोनों समझाते समझाते बीच बीच में रुआंसे से हो जाते, जिसमें माँ के आंखों से तो किसी किसी पल मोती रूपी आंसू उनके रूखे गालों से होते हुए उनके कोख तक पहुँच भी जाते। पर मजाल क्या, बाबूजी अपने पुरुषत्व को थोड़ा भी कमज़ोर होने दें, उनका गला रुआंसा सा हो जाता और वो थूक को एक लंबी सांस के साथ निकल जाते और इसी बहाने वे अपने आंसुओं को भी निकलने में सफल हो जाते। मैं एक निर्जीव वस्तु की भांति दोनों के द्वारा कहे जा रहे शब्दों को महसूस भी नहीं कर पा रही थी, किंतु एक मेरी आंखें थीं जो खुली थीं, उसे वह सारा दृश्य दिख रहा था जो मेरे मन को यह समझाने का प्रयास कर रही थी, छोड़ दे वह अपनी बाल हट को। मन दिल को और दिमाग पर मानो दबाव बना रहा हो तथा यह कह रहा हो कि लौट आओ, अब माँ और बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता, माँ के आंसू भी अब सूख गए हैं, छोड़ दो और भूल जाओ उस प्रेम को जिसके लिए तुमने न जाने कितने दिन और रातें अपने आंसुओं को तकिए की रुई से सुखा दिया। प्रिया, तुम इतनी निर्दयी हो गई हो, तुम्हें अपने माँ और बाबूजी की आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम उस 5 साल के प्रेम के लिए उस 25 साल का प्रेम भुला दोगी जो तुम्हें माँ और बाबूजी ने तुम्हारे साथ किया? बोलो प्रिया, बोलो, चुप क्यों हो? मेरा मन, दिल और दिमाग मानो माँ और बाबूजी के गुलाम हो गए थे। उन्हीं की तरह लगातार मुझे और मेरे अस्तित्व को धिक्कार रहे थे, पर मैं मानो बुद्ध की भांति हो गई थी, कठोर, निर्लज्ज और अगर बाबूजी की भाषा में कहें तो बेहया। पर कब तक मैं धीरे धीरे पिघलने लगी और अगर यूं कहें तो मैं हार रही थी, वो भी बुरी तरह। मुझे मेरे जीतने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं लड़ना चाहती हूँ अपनों से, माँ से, बाबूजी से, समाज से, पर डर रही थी अगर जीत गई तो ये मेरी वास्तविक हार होगी और शायद यही डर मुझे तोड़ने में सफल रहा। और आखिरकार मेरे दोनों होठ जो कब से एक दूसरे से आलिंगन किए हुए थे अलग हुए। अब तो उनके भी अलग होने का दुख होने लगा था, पर इस बार मैंने अपने आप को संभाल लिया और बहुत ही मुश्किल से अपने अंतर मन को इकट्ठा करते हुए बोलने का प्रयास किया। मेरे मुख से बस एक ही शब्द निकला, ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहेंगे अब वैसा ही होगा।